पिछली बार बड़ा मज़ा आया था यार, कसम हाँ। से बता रहा हूँ मैं। मुझे लोगों ने डीएम भी किया कि यार वो कहानियाँ बहुत बढ़िया थी, और हम्म। उसके बाद हमने शो ही नहीं किया है। उसके बाद हम शो 3 हफ्ते हो गए। तो जो लोग अभी राघव भाई को नहीं जानते हैं, जो लोग पहली बार राघव भाई को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, राघव भाई पिछली बार से कहानी सुनाने आने लगे हैं। और पिछली बार बहुत ज़बरदस्त किस्से राघव भाई ने सुनाए थे। तो आज भी मुझे पता है राघव भाई बहुत धांसू किस्से लेके आए हैं। जी बिल्कुल। बढ़िया। तो ठीक है राघव भाई, स्ट्रीम आपकी है। हैप्पी हॉन्टिंग। थैंक यू सो मच सफाई सर। तो ये स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये है लेट 90s की, समवेयर अराउंड की। कानपुर में एक बहुत छोटा सा एरिया था, इंदिरा नगर नाम से, जो अभी भी है। वो उस समय अंडर डेवलपमेंट ही था। गवर्नमेंट ने जस्ट कुछ प्लाट वहाँ पे ओपन छोड़े थे ताकि लोग आके वहाँ पे रह सकें, अपना अपना घर बना सकें। तो एक्चुअली वो एरिया शहर से काफ़ी दूर था, मेन सिटी से समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर था वो। और वहाँ से नियरेस्ट मेडिकल स्टोर भी वह समवेयर अराउंड 2.5-3 किलोमीटर्स। तो किसी को बुखार हो, किसी को कोई भी तबीयत खराब हो, तो उनको भरी धूप में, भरी सर्दियों में वहाँ से साइकिल चला के या स्कूटर से मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता था। इस टाइप का एरिया था इंदिरा नगर इन दी लेट 90s। बिजली की कटौती वहाँ पे बहुत होती थी, 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती थी। पानी की पीने की दिक्कत हो जाती थी। लोग जो म्यूनसिपैलिटी का हैंडपंप है उससे पानी पिया करते थे। वाटर टैंक्स गवर्नमेंट बेचते थे, वाटर टैंकर्स जो आते थे, और 2-3 दिन में एक बार तो लोग 2-3 बाल्टियां भर के रख लेते थे। ऐसी कंडीशंस थी उस समय, लेट 90s में। तो उस समय एक फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बेटियां थी। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना शिफ्टिंग किया, बहुत सुंदर घर बनाया। 3 मंजिले का घर था वो। और बहुत हंसता खेलता परिवार था उनका। उनकी बेटियां भी अच्छी थी पढ़ने में, सब सब ऑलमोस्ट अपने अपने क्लासेस में सब टॉपर थे। एक थी 8th क्लास में, दूसरी लड़की थी 10th में, और तीसरी लड़की जस्ट 12th में आई थी। ऐसे करके उनके परिवार का बहुत अच्छा चल रहा था। वो लोग हमारी सोसाइटी में रहे, आना जाना हुआ हम लोगों का साथ में, एक दूसरों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई। और हम लोग भी देखते थे कि मतलब इतना खुशहाल परिवार है, इसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो उनके रहने का एक ही साल हुआ था। और एक साल में उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसकी अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। और तबीयत इतनी खराब हुई कि विद इन 2 वीक्स शी वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन। और थर्ड वीक आते आते शी पास्ड अवे। बहुत ही दुख भरी परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने बहुत ही पत्थर रख के दिल पे अपनी बेटी को उनका अंतिम संस्कार किया। और फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। कुछ महीनों बाद, 6 महीने 7 महीने बीते होंगे, तो उनकी जो बीच वाली लड़की थी, उसकी भी अचानक बहुत तबीयत खराब हुई। सिम्टम्स सेम जो छोटी लड़की के थे वैसे ही उसके भी सिम्टम्स हुए। उनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, इलाज हुआ। लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आया। उसके सारे स्कैन्स किए, सारे टेस्ट किए, डॉक्टर को सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल लगी। डॉक्टर ने बोला कि ये तो कोई बीमारी है नहीं, तो मुझे लगता है कि इनको आप दवाओं से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है इनको। तो घर पे रखिए, इनके आसपास पॉजिटिव माहौल बना के रखिए, अच्छा खाना दीजिए इनको, अपने आप ही ठीक हो जाएंगी ये। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 हफ्ते में वो लड़की भी कंप्लीटली बेड रिडन हो गई। इतनी तबीयत उसकी खराब हो गई कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती थी बाथरूम जाने तक के लिए। उसके लिए भी उसको सब बेड पे ही करती थी, बाथरूम और पॉटी सब उसका बेड पे ही होता था। विद इन थर्ड वीक आते आते शी ऑल्सो पास्ड अवे। अब ये जो भी हुआ, इसकी वजह से उन अंकल का जो बिजनेस था, उन्होंने सब रोक दिया। ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज बिजनेस। कंप्लीटली ब्रोकन हो गए थे वो और उनकी वाइफ। और उनकी बड़ी बेटी ने स्कूल भी छोड़ दिया।
12th क्लास में आई थी वो, उसकी कंप्लीटली पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा। ऐसा लगा सबको देख के कि मतलब क्या हो गया इनको, किसी की नज़र लग गई है। बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, उन्होंने हवन किया घर पे, बहुत सारी पूजाएं करी, जगह जगह मंदिरों में गए कि मतलब किस टाइप का कष्ट आ गया है परिवार पे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 7 महीने 8 महीने बीते होंगे सेकंड बेटी के जाने के बाद। थर्ड बेटी के ऊपर ऐसा ही अटैक आया फिर से, और वो भी कम्प्लीटली बेड रिडन हो गई 2 हफ्ते में। अब जो अंकल थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि सारे सिम्टम्स जो थर्ड बेटी के थे वो भी सेम थे जो फर्स्ट और सेकंड बेटी के थे। सब लोग बहुत डर गए। अंकल के एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने बोला कि ये कुछ अलग ही लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या बीमारी है। डॉक्टर भी सारी रिपोर्ट्स बता रहे हैं नॉर्मल आई है, सीटी स्कैन भी हो गया, सारे ब्लड रिपोर्ट्स, सारे यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट सब नॉर्मल आया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। तो आप एक काम करो, आप इसमें किसी और की मदद लो। तो पिताजी ने बोला कि किसी की मदद लूँ मतलब क्या? तो बोले कि इसको या तो कब किसी पीर बाबा को दिखाओ, या किसी बहुत पहुँचे हुए सिद्ध कोई पंडित हो उनको दिखाओ। लेकिन उतने छोटे से कस्बे में, छोटे से एरिया में ऐसे आदमी का मिलना बहुत मुश्किल था। तो बात एक से दूसरे पे पहुंची, दूसरे से तीसरे इंसान पे पहुंची। सब लोगों ने अपने अपने जुगाड़ लगाए, कॉन्टैक्ट्स लगाए, और एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनसे बात हुई। वो महात्मा 6 से 8 महीने तक साल में अज्ञातवास में रहते थे। वो सिटी में आते ही नहीं थे। उनका ये था कि बस मैं आऊँगा, भक्तों को दर्शन दूंगा, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो सुनते थे, उनका निवारण बताते थे और फिर चले जाते थे अज्ञातवास में। जंगलों में रहते थे वो, उनके साथ उनका एक सेवक रहता था बस, और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। दूध और लौकी के जूस पे वो जिंदा थे, ज़्यादातर कुछ खाते पीते थे नहीं। लेकिन उनको आप देखोगे तो ऐसा कह नहीं सकते कि मतलब ये इंसान कुछ खाता नहीं है, बहुत कमज़ोर है। अच्छा खासा एकदम रौनक वाला चेहरा था उन गुरुजी का। तो किसी तरीके से उनके शिष्य से बात हुई इन अंकल की। उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी तो अज्ञातवास में हैं, तो अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने पूरा अपना बताया कि मेरी 2 बेटियाँ ऐसे-ऐसे चली गईं। मुझे लगता है कि ये कोई गलत चीज़ का साया है हमारे घर के ऊपर, या किसी की नज़र लग गई है। तो चेले ने भी बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ गुरुजी, अगर आप आते हैं, आपसे मुलाकात करा पाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, इन्फॉर्म करूँगा। टेलीफ़ोन का ज़माना था उस समय, मोबाइल थे नहीं। तो अंकल ने वेट किया कुछ दिन, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। बेटी की तबीयत पहले से और बदतर होती गई। थर्ड वीक ऑलमोस्ट आ ही गया था। तो इनको बहुत बेचैनी हुई। इन्होंने पता-वता लगा के किसी तरीके से उन गुरुजी के आश्रम में पहुँचे। उन गुरुजी के आश्रम में पता लगा, जब वो अज्ञातवास में गए हुए हैं, तो उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि कहाँ गए हैं। किसी को भी पता नहीं उस आश्रम में कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ पे क्या है। फिर भी किसी तरीके से इन्होंने पता लगाया, तो एक पास में एक पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ पे बहुत घना जंगल है। बुलाते हैं गुरुजी वहीं पे शायद गए होंगे, अक्सर उनका चेला जो है वहीं से आता है, कुछ सामान लेना होता है उसको, दूध-वूध अगर गुरुजी के लिए तो। तो ये भी अपना पोटली-वोटली में खाना-वाना बाँध के और चले गए जंगल साइड में। बहुत टाइम हो गया, सुबह से गए हुए, शाम हो गई, रात हो गई, इनको कुछ मिला नहीं। अगले दिन सुबह-सुबह इनको कोई जंगल से आता दिखाई दिया। तो ये जाते हैं, उसको पकड़ते हैं आदमी को, उनको बताते हैं कि मुझे उन गुरुजी से मिलना है, क्या आपने किसी को यहाँ पे आते हुए देखा? तो बाद में पता लगा कि वो शिष्य ही है। शिष्य बोलता है कि अब आप इतना दूर आ ही गए हैं, तो चलिए मैं मिला देता हूँ गुरुजी से। गुरुजी से मिलाया, मुलाकात हुई। गुरुजी ने इनकी पूरी बात ठीक से सुनी। गुरुजी ने बोला कि मेरा अभी 8 महीना पूरा नहीं हुआ अज्ञातवास से, लेकिन मैं अपना अज्ञातवास खत्म करके तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ। उन्होंने अपना अज्ञातवास बीच में ही छोड़ा, और उन अंकल के साथ वो आए। वो आए, उनके घर पे आके उन्होंने सब चीज़ें देखी, एनालाइज़ करी एक से एक सब चीज़ें, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब जो चीज़ें हैं, ये किस चीज़ का असर है। फिर बाद में गुरुजी ने अंकल को बुला के बोला कि इस घर पे एक बहुत पुराना प्रेत छोड़ा गया है, जो कि कुछ 150-200 साल का है। उस प्रेत की एज 150-200 साल है।
लेकिन उस प्रेत का निवारण हमारे पास भी नहीं है। तो उन्होंने एक तरकीब बताई कि तुम एक काम करो, तुम गौर करो कि अमावस की रात को या पूर्णिमा की रात को कोई तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा अनजान व्यक्ति आता है क्या, जो उसको तुमने पहले कभी ना देखा हो। कोई बहुत ही संदिग्ध अवस्था में कोई इंसान आता है क्या इस मोहल्ले में। तो अब से तुम ये करोगे कि हर दिन तुम अपने घर के बाहर पहली बार तो पहरा दो, और अमावस और पूर्णमासी की रात को पूरा दिन तुम जगो, अपने घर के बाहर देखो कोई आया तो नहीं है। अंकल ने बोला ठीक है। गुरुजी ने उस लड़की के हाथ पे एक कलावा बांध दिया और बोला कि इसको उतरने मत देना, इसकी जैसी स्थिति है मैं इसको पूरा निवारण तो नहीं कर सकता जब तक मुझे इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे जानना है कि यहाँ पे कोई आता तो नहीं है, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकूंगा। कलावा बांध के वो गुरुजी चले गए। उस लड़की की हालत सुधरी तो नहीं, लेकिन उससे बदतर नहीं हुई। वो वैसे ही बेड रिडन रही, दवाइयाँ खाती रही, वो उसको स्पून फीडिंग कर रहे थे। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, कोई नहीं दिखा अंकल को। अमावस की रात, पूर्णमासी की रात को, पूरी रात को वो वैसे ही घर के बाहर अपना पहरा देते थे। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई नहीं निकला, कोई भी नहीं दिखा उनको। सर्दियों की रात आ गई, जब बहुत ही ज़्यादा कोहरा रहता है। कानपुर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी उस समय। दिसंबर या जनवरी का महीना रहा होगा। अमावस की रात आई एक दिन। अंकल जी ऐसे ही गेट के बाहर पहरा दे रहे थे, तो उनको दिखा कि कंबल ओढ़ के पूरा ऐसे कवर करके कोई चल के इनके घर के सामने से गया। अंकल जी ने अपने घर की जो बाउंड्री होती है उस पर जाके खड़े होके ऐसे ऊंचे होके देखा कौन है वहां पे। देखा एक इंसान ऐसे क्रॉस करके उनके घर के आगे 100 मीटर तक गया। उनको लगा होगा कोई ऐसे ही, कोई ऐसा संदिग्ध अवस्था में तो नहीं था, शक नहीं गया उस पर। 5 मिनट 10 मिनट बीते ही थे कि वो इंसान वापस वहां से आया और घर के राइट साइड की तरफ गया। अंकल को थोड़ा शक हुआ, उनको लगा कि ये कौन है, इसको तो अभी देखा मैंने, ये फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। 15-20 मिनट उन्होंने फिर वेट किया, देखा वो इंसान आया उनके घर के सामने। उसने अपने जेब से कोई चीज निकाली, कपड़ा दिखा उनको, कपड़े के अंदर कुछ चीजें रखी हुई थी और वो निकाल के वहीं पे गाड़ने लगा उनके घर के सामने। अंकल ने अपना लठ उठाया और तुरंत घर से बाहर निकले, उस इंसान को पकड़ लिया। पकड़ के बस वो मारना चालू कर दिया कि कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सब आवाज सुन के मोहल्ले में 3-4 घर ही थे आसपास, सब लोग निकल आए। सब लोग निकल के आके पूछ रहे भाई साहब क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले अरे ये इंसान है, ये पता नहीं कौन है, ये मेरे घर के आगे पता नहीं क्या कर रहा था। सबने देखा, उसके हाथ में एक कपड़ा था, कपड़े के अंदर कुछ जानवर की हड्डियां थी, कुछ सिंदूर था और कुछ टोने टोटके का सामान था। सब लोग समझ गए ये काला जादू का कुछ हिसाब किताब है। सबने उसको पकड़ा और बहुत मारा, बेइंतहा मारा। इतना मारा कि मतलब वो अधमरी अवस्था में हो गया। फिर अंकल को थोड़ी दया आ गई। अंकल ने कहा कि इतना मारेंगे मर जाएगा, हमको पता नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा। तो उसको पकड़ा, उसको साइड में लेके गए, लोगों से बोला कि आप रुक जाइए, मत मारिए इसको। फिर उससे लड़के से पूछा ये सब क्यों कर रहे हो तुम, क्यों किया तुमने ये सब। तो बोला कि सर मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे दिए आते थे 500 से 1000 रुपये, और बोला था कि उस घर के सामने जाके ये चीज़ें पोटली से निकाल के गाड़ के आओ। तो उन्होंने पूछा कि कौन दे रहा था तुमको पैसा। तो उसने बताया कि एक वो अंकल, एक भाई साहब हैं, वो वहाँ वहाँ रहते हैं, ऐसी फला फला जगह पे रहते हैं, उन्होंने मुझे पैसे दिए और बोला कि ये सब करके आओ। अंकल ने अपना सर पकड़ लिया, वहीं पे बैठ गए, गिर गए बेचारे। वो जो भी कर रहा था वो उनका बड़ा भाई था। अंकल को समझ में आया कि ये तो घर के लोग ही घर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगले दिन सुबह अंकल जाते अपने भाई के पास, उनसे बोलते हैं कि ये सब आप क्यों करा रहे हो, क्या हो गया। बड़ा भाई पहले तो इनकार करता है कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे किया धरा नहीं है। लेकिन अंकल बहुत परसिस्टेंट होकर उनसे पूछते हैं कि ये सब जो भी आपने किया है गलत किया, आपकी बेटी थी वो, दोनों बेटियों को आपने ऐसे मार दिया। बाद में जाके उनके बड़े भाई ने गुस्से में सब बता ही दिया
कि सारे जितना भी घर वाले हैं सब तुम्हें प्यार करते हैं, बड़ा होने के बावजूद भी मैं बड़े होने का धर्म नहीं निभा पाया, पिताजी भी तुमसे ही प्यार करते हैं, तुमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, मैं यहाँ छोटी सी नौकरी में चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ, क्लर्क की। तो उसी बात की मुझे जलन थी तुमसे, इसीलिए मैंने ऐसा ऐसा किया। अंकल जी बेचारे क्या ही बोलते, उन्होंने बोला कि बस भैया आज से हमारा रिश्ता खत्म, और ना अब मैं आपका मुंह देखूंगा ना आप मेरा मुंह देखिएगा। उन्होंने बिना किसी बदले की भावना अपने दिल में लिए हुए वो अपने घर चले गए। अपनी बेटी का जो भी बची कुची स्थिति थी उसी की आशा करने लगे कि काश ये ठीक हो जाए। ये सब बातें उन्होंने गुरुजी को बताई। गुरुजी समझ गए कि हाँ चलो, वहाँ से आ रहा था ये चीज़ें। गुरुजी ने बोला कि कोशिश करो, ये जो इंसान है जिसने काला जादू किया है ये शहर छोड़ के चला जाए, ये आसपास ना रहे तुम्हारे, ये नहीं रहेगा तो ये जो भी प्रकोप है काले जादू का ये सब कम हो जाएगा। तो उन्होंने 2-3 लोगों को बताई बातें कि ऐसा ऐसा हुआ है, बड़े भाई ने काला जादू किया था। बात फिर फैलना शुरू करी, छोटा सा शहर, सबको पता लग गया। तो बड़े भाई ने अपना बोरा बिस्तर सब समेटा और वो चले गए कहीं पे। वो कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कभी भी पलट के नहीं देखा, कभी भी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, वो बस गायब ही हो गए। वो गए हैं और इनकी बेटी बस ठीक होना शुरू हो गई। कुछ हफ्तों में ही वो चल फिर सकने लगी, खुद ही खाना खाती थी, फिर सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। लेकिन अंकल का दिल उस जगह पे लगता नहीं था। उनको लगता था कि हाँ मेरी 2 बेटियों की जान गई, तो वो भी कुछ दिनों में वो घर बेच के छोड़ के शहर ही छोड़ दिया, उन्होंने भी कहीं और चले गए। तो ये एक स्टोरी थी मेरे कानपुर शहर की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी ना बॉलीवुड टाइप की कहानी आएगी ये, पर बाद में ये वही निकला जो अक्सर लोग बताते हैं कि आपको पता पड़ता है कि कुछ काला जादू हुआ है, टोनाडोट का हुआ है, और जब आप पता लगाते हैं तो बैड न्यूज़ वो आपके ही किसी अपने ने आपके साथ कराया होता है। और ये हुआ सब इतना डेवास्टेटिंग तरीके से था कि मतलब पूरा मोहल्ला देखता था कि इतने खुशहाल लोग हैं, इतना सब अच्छा चल रहा है इनका, ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक इनकी बेटियां मर रही हैं। नहीं तो वो तो है, पर हाँ बच्चों का, यार बच्चों का मरना ना ये बहुत मतलब इसका तो कोई वो ही नहीं है। वॉचिंग योर किड्स डाई इज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी। सही बात। और एक माँ पे जो गुजरती है, क्योंकि जब उनकी बेटी की डेड बॉडी सामने रखी हुई थी तो उनकी माँ जब देखी उनकी डेड बॉडी बेटी की, तो हम लोग को देख के डर लग रहा था एक्चुअली कि ये कैसे रिएक्ट कर रही हैं। तो शी वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू हर कि उठो क्या हो गया, चलो उठो चलते हैं, पापा आइसक्रीम लाए हैं। हम पर लोग को मुझे देख ना के तो ये नहीं लग रहा समझ आया कि अगर उन्हें इस बात की जलन थी कि भाई मुझे कोई प्यार नहीं करता था, सब तुम्हें ही प्यार करते थे, तो बच्चों से क्या प्रॉब्लम थी? यही तो बात होती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब सफर होते हुए देखो जो मैंने ओके महसूस किया है कि जिंदगी भर मेरे को माँ बाप ने प्यार नहीं किया, तुम भी उस प्यार से वंचित रहो। वंचित कैसे रहोगे? तुम्हारे बेटे ही नहीं रहेंगे, बच्चे ही नहीं रहेंगे प्यार करने के लिए। बाप रे, मैं डेथ को अवॉइड कर रहा था, डेथ के टॉपिक को, एंड इट केम अप। थैंक यू सो मच राघव भाई, थैंक यू सो मच, मज़ेदार कहानी थी।